जी बेटा, CMA का लेक्चर नंबर 9 है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। सिंगल रेट सिस्टम का टॉपिक पढ़ रहे हैं। पास्ट पेपर का क्वेश्चन दिया था आपको, नोट्स का वो क्वेश्चन नंबर 4 है और अटेम्प्ट जो है ऑटम 2022 का क्वेश्चन है, रीसेंट अटेम्प्ट का है। ये लेटेस्ट अटेम्प्ट के ज़रा ध्यान से करने हैं और बार बार करने हैं। ऑटम 2022 का क्वेश्चन 4 वीनस लिमिटेड, हाँ जी, ऑटम 2022 का क्वेश्चन नंबर 4 आई कैप की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। हाँ जी, इस क्वेश्चन के ए पार्ट में तो उसने पूछा हुआ है कि रेट के नीचे बेस क्या क्या ले सकते हैं, तो आप कोई भी बेस लिख दें। जिन इदारों में लेबर से काम होता है वहाँ बेस होती है लेबर आवर। जिन इदारों में ज़्यादा काम मशीनों के ज़रिए होता है, वर्कर सिर्फ मशीन को ऑन ऑफ और थोड़ा ऑपरेट करते हैं, प्रोडक्ट मशीन पे बनती है, ऑटोमेटेड मशीन पे, वहाँ सूटेबल बेस होती है मशीन आवर या कोई भी और बताना चाहें आप। तो यूनिट्स वाली बेस ज़्यादातर तब लेते हैं जब लेबर आवर और मशीन आवर बराबर बराबर लगते हों, या हर यूनिट बनाने पे जो प्रोडक्ट का हर यूनिट बनता है, चाहे प्रोडक्ट ए बनाएं या बी बनाएं, इसका भी एक यूनिट 2 घंटे में बन जाता है, इसका भी एक यूनिट 2 घंटे में बन जाता है। अगर हर प्रोडक्ट को बनाने का टाइम सेम हो फिर यूनिट्स बेस ले लेते हैं। लेकिन वैसे प्रेफरेबल बेस जो होती है ना, वो आवर्स की बेस प्रेफरेबल है, या लेबर आवर या मशीन आवर्स। यूनिट की बेस कब लेते हैं? जब हर यूनिट बनाने का जो टाइम है लेबर का या मशीन का, वो क्या हो, हर प्रोडक्ट का सेम होना। फिर यहाँ पे घंटों की बेस सूटेबल नहीं है, फिर यहाँ पे सूटेबल बेस होती है यूनिट्स की। अब ये जो क्वेश्चन था, इसमें पार्ट बी जो था उसमें टोटल कंपनी की 5 मशीनें थीं। 5 थी, 3 थी, सॉरी, वो 5 कल वाले में थी। इस क्वेश्चन में 3 मशीनें थी। अब वो कंपनी नई एक मशीन लाना चाह रही है लेकिन 4 नहीं कर रही, वो कह रहा है पुरानी एक बेच के नई ला रहे हैं। रिप्लेस का मतलब होता है पुरानी बेच के नई ला रहे हैं। पुरानी, कल वाले सवाल में और आज वाले सवाल में फ़र्क ये है, मैं नोट्स का मैं सवाल डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आपसे प्रॉब्लम पूछूंगा। तो जो ऑटम 2022 का क्वेश्चन नंबर 4 है, वीनस ट्रेडिंग, इस क्वेश्चन में रेट ही दोबारा निकालना है, कल वाले रिवाइज मशीन आवर रेट। इसमें ऊपर आपने रखने हैं रिवाइज्ड टोटल बजटेड ओवरहेड्स कॉस्ट, और नीचे रखने हैं रिवाइज्ड टोटल प्रोडक्टिव मशीन आवर्स। ठीक है जी। प्रॉब्लम ये है कि पहले 3 मशीन के प्रोडक्टिव निकालेंगे। 3 मशीन के प्रोडक्टिव में से जो एक मशीन आप बेच रहे हैं उसके मशीन आवर माइनस कर देंगे और नई के मशीन आवर ऐड कर देंगे। समझ आ रही है? हमें प्रोडक्टिव चाहिए, तो प्रोडक्टिव मशीन आवर जब 3 के होंगे, 3 मशीनों के प्रोडक्टिव घंटों में से, 3 मशीनों के प्रोडक्टिव घंटों में से जो एक मशीन सेल कर दी उसके मशीन आवर लेस कर दें प्रोडक्टिव वाले जो बेच दी मशीन, और जो एक नई मशीन ख़रीद ली उसके प्रोडक्टिव वाले घंटे क्या कर दें, ऐड कर दें। जो नई मशीन ख़रीद रहे हैं, ये 3 मशीन के टोटल घंटे थे, पुरानी मशीनों में से जो एक बेच दी माइनस कर दें और नई के ऐड कर दें, या कोई भी और तरीका भी अपना सकते हैं। लेकिन आपने 3 पुरानी मशीनों के घंटों में से एक बिकने वाली मशीन के घंटे माइनस, उसका डाटा जो पुरानी है ना उसका सारा डाटा माइनस होना है, और नई मशीन का डाटा क्या होना है। कल वाले क्वेश्चन में ये था कि पुराना डाटा भी रहेगा और न्यू वाला एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। आज थोड़ा सा चेंज किया उसने क्वेश्चन में, पुराना डाटा ऑफ सोल्ड मशीन विल बी डिलीटेड, न्यू डाटा ऑफ न्यू मशीन विल बी एडेड। ये बात इसमें थोड़ी चेंज है। ठीक है, एफओएच में भी ऐसे ही है। टोटल एफओएच कॉस्ट ऑफ ऑल 3 मशीन्स माइनस एग्जिस्टिंग मशीन के ओवरहेड माइनस कर दें और प्लस नई मशीन के ओवरहेड्स क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, ये इसकी फिलॉसफी कल से आज वाले सवाल में फ़र्क मैंने बता दिया है।
कल वाले सवाल में क्या था, 5 पुरानी मशीनें भी थी और एक नई आ रही है। आज क्या है, आज 3 मशीनें हैं, वो तीसरी वाली आप बेच के इसकी जगह एक नई लेकर आ रहे हैं। तीसरी वाली या दूसरी कोई भी, कोई एक मशीन बेच के 3 मशीनें हैं, इनमें से कोई एक बेच रहे हैं और उसके बदले नई मशीन ला रहे हैं। टोटल 3 मशीनें ही रहनी हैं। अब आपका कोई सवाल है तो पूछें, जो बात आपको समझ ना आ रही हो, इसमें सोल्यूशन देख के भी समझ ना आ रही हो। आप फिर वही गलती कर रहे हैं। फैक्ट्री के सारे खर्चे, चाहे फैक्ट्री में कोई मैनेजर है, स्वीपर है, सिक्योरिटी गार्ड है, टेलीफोन ऑपरेटर है, अकाउंटेंट है, वो एडमिन नहीं है बेटा। फैक्ट्री का सारा स्टाफ जो है, चाहे एडमिन लिख भी दे, जो फैक्ट्री में मौजूद है या फैक्ट्री के किसी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, वो तमाम लोगों की तनख्वाहें फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगी। हाँ जी, मैं यही तो बता चुका हूँ, फैक्ट्री की एवरीथिंग इज़ प्रोडक्शन कॉस्ट। आप गलत बता रही हैं, आप अपनी इंट्रो टू अकाउंटिंग वाला नॉलेज लगा रही हैं, वहाँ पे फैक्ट्री होती नहीं। वो तो ट्रेडिंग बिजनेस होता है जिसमें आपकी सैलरियाँ, मैनेजर की सैलरियाँ एडमिन में आती हैं। अब आपको मैं इसीलिए तो बेसिक पढ़ा के आया हूँ। अगर यही गलतियाँ हमने करनी है तो फिर बेसिक का तो मकसद ही फौत हो गया ना बेटा। फैक्ट्री की कोई भी चीज़ जो है ना, फैक्ट्री की, उसको एडमिन में नहीं लिखना। फैक्ट्री का डायरेक्ट मटेरियल अलहदा कर दो, डायरेक्ट लेबर अलहदा कर दो, बाकी सारे खर्चे किस में डाल दो, फैक्ट्री ओवरहेड्स में, बस सिंपल। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इन फैक्ट्री का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है। क्लैरिकल स्टाफ इन फैक्ट्री, अगर आप वो इंट्रो टू अकाउंटिंग की क्लास में होते ना, फिर वो फैक्ट्री नहीं होती, वो ट्रेडिंग। फिर वहाँ मैंने क्लैरिकल स्टाफ की जो भी तनख्वाहें थी वो एडमिन में क्लासीफाई करनी थी। चेंज समझ लें। अब आप ट्रेडिंग बिजनेस नहीं पढ़ रहे बेटा, आप कौन सा पढ़ रहे हैं? और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपको फैक्ट्री की कोई भी कॉस्ट नज़र आ जाए, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा बाकी सब कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, ठीक है। लेकिन फैक्ट्री की चीज़ हो, ये ना हो कि वो कह दे आउटसाइड द फैक्ट्री गया है, फिर वो एडमिन को मैं एडमिन में लिखूंगा। हाँ जी, पता लग गया। और जी बेटी, मसला हल हो गया कि नहीं? चलो हाँ जी, और कोई सवाल? स्टोरेज ऑफ, मैं ये पहले बताया हूँ, फिनिश गुड्स का स्टोर रूम सेलिंग डिपार्टमेंट के साथ होता है, फैक्ट्री में होता ही नहीं अव्वल तो। और अगर वो कह दे इन फैक्ट्री तो ठीक है, लेकिन वो बिकने के लिए चीज़ें होती हैं, बनने के लिए गुड्स की। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, हमने जो बेसिक पढ़ी आपको नहीं आती, फिर टाइम ज़ाया किया आप लोगों ने। जिसने ये सवाल जो आप पूछ रहा है बेसिक के, वो टाइम ज़ाया कर रहा है। प्लीज़ जाके दोबारा लेक्चर देखें इस वीकेंड पे। आपने उन लेक्चर्स को नहीं है, आपने उनको बेसिक ऊपर ऊपर से पढ़ा है बस, कि ये तो कुछ भी नहीं है। अब जब आप आगे जाएंगे ये सवालों करने में अगर बेसिक की गलती होगी तो मैं आपको कह दूंगा आपकी बेसिक्स कमज़ोर है, ठीक है। ये अब बेसिक सवाल पूछ रहे हैं जो ठीक है पूछें, क्या है बताना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन मैं ये पॉइंट आउट कर दूंगा कि ये बेसिक के लेक्चर की हमारी मिस्टेक है। मैंने ये कहा था कि रॉ मटेरियल का स्टोर रूम फैक्ट्री में होता है, बताया था। फिनिश गुड्स का स्टोर रूम, वेयर हाउस जिसको कहते हैं, वो किसके साथ होता है? हाँ, वो खुद कह दे तो एक अलग बात है, नहीं तो बेसिक अजम्पशन यही चलेगी। रॉ मटेरियल का स्टोर रूम और उसके खर्चे भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे। सेलिंग डिपार्टमेंट के साथ होता है फिनिश गुड्स का वेयर हाउस, जहाँ से चीज़ें बिकनी होती हैं। फिनिश गुड्स के स्टोर को फैक्ट्री में रखने की लॉजिक ही कोई नहीं है, वो कौन सी दोबारा बनानी है। फिनिश गुड्स का वेयर हाउस होता है बेचने के लिए चीज़ें, तो चीज़ें बेचने का काम फैक्ट्री का नहीं है, चीज़ें बेचने का काम किसका है? हाँ जी। और इस सवाल में कुछ पूछना तो पूछें। इस सवाल में कोई डाउट क्रिएट हुआ हो किसी को, जो जवाब देखना पड़ा हो? हाँ जी, किसी को करते हुए डाउट क्रिएट हुआ हो और आपको आंसर देखना पड़ा हो? सबका सही हो गया बगैर आंसर देखे? झूठ है ये, मैं नहीं मानता। एक मिस्टेक थी क्या? हाँ, टाइम का गलती होगी, चलो कोई नहीं, ऐसा ऐसा सीख जाओगे। हाँ जी, आपकी, आप अलग-अलग डाटा लेके चल रहे थे तीनों का, माइनस नहीं किया। हाँ, वजह वो लफ्ज़ रिप्लेस का भूल गया, पढ़ नहीं पाए, रीडिंग का फॉल्ट है। क्योंकि कल वाला जो हमने किया था उसमें वाकई कल माइनस क्यों नहीं किया था हमने? क्योंकि कल वाले सवाल का थीम थोड़ा डिफरेंट था। 5 रहेंगी, छठी आ जाएगी। आज 3 में से 1 बिक जाएगी और 1 ये। अब वो पुराने का डाटा माइनस के पेपर में भी नहीं किया था बच्चों ने, मतलब पेपर में भी नहीं किया था। ऑटम 2022 का ये क्वेश्चन है, कौन सा?
मैं आपको बताता हूँ कितने % लोग इसमें पास थे, आई कैप ने बताया हुआ है। और ज़्यादातर बच्चों की कॉमन मिस्टेक्स क्या थी ये मैं बता दूं ताकि आपको पता चल जाए कि आपने भी तो वो गलती नहीं की। ना बताया मुझे, लेकिन आई कैप तो बता रहा है कि बच्चों ने ये गलतियां, ये एक तो कॉमन गलती थी सबसे ज़्यादा कि लोगों ने पुरानी मशीन का डाटा माइनस करने के बजाय नई का ऐड करके 4 मशीनें बना दी। ये गलती हमसे हो गई। और वो क्यों गलती हुई ये पढ़ना, लफ्ज़ नहीं पता रिप्लेस का मतलब क्या होता है। रिप्लेस का मतलब होता है पुरानी चीज़ बेच के नई लाना, ठीक है, रिप्लेस द एसेट या रिप्लेस द मशीन। हाँ जी, 35% लोग इसमें पास थे। 35% का मतलब है 65% लोग फेल थे इस सवाल में, एक अकेले सवाल में। आई कैप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपना देता ना रिपोर्ट, तो उसमें उसने बताया 35% स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पास थे। क्वेश्चन नंबर 4 था। हाँ जी, उसने कहा 2 एग्जिस्टिंग मशीनों के ओवरहेड और घंटे आने थे, जो बिक गई उसके घंटे, बच्चों ने सारों के घंटे और ओवरहेड लिए। ये सबसे पहली टॉप पे मिस्टेक लिखी है उसने। बच्चों ने पुरानी 3 मशीन के घंटे भी लिए और जो एक नई मशीन खरीदने उसके भी घंटे और ओवरहेड दोनों लिए हैं। दूसरी गलती बच्चों ने क्या किया है, कुछ बच्चों ने सिर्फ नई मशीन के ओवरहेड्स और नई मशीन के घंटे ले लिए, पुरानी मशीनों का सारा डाटा ही क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ये तो बहुत ही बेसिक सी ब्लंडर है, क्योंकि जिस बच्चे ने वो सवाल किया हुआ है ना, आप देखें जो मैंने करवाया था वो 2003 का ज़िया टेक्सटाइल का सवाल था। और पास्ट पेपर अगर आप करके गए हो तो 80 to 90% सवाल का जो स्टाइल था ना, एक चेंज उसने किया और वो उसका हक है। आई कैप है, वो इतना मक्खी पे मक्खी तो नहीं मारेगा ना, इतना तो वो बेवकूफ़ नहीं है। उसको भी पता है ये बच्चे पास पेपर करके आते हैं। बस उसने एक लाइन चेंज की कि पुरानी मशीन बेचकर नई लाना। इतना चेंज करना मैं कहता हूँ आई कैप का हक है और सवाल बनाना भी चाहिए। बाकी सवाल का ओवरऑल जो स्टाइल था, चाहे सोल्यूशन का स्टाइल था, प्रेजेंटेशन का स्टाइल था, वर्किंग प्लान करना, डाटा देना, तकरीबन सेम था। जिसने ये ब्लंडर किया इसका मतलब है उसने वो पुराना जो क्वेश्चन है ज़िया वाला जो हमने किया है कल, वो नहीं किया होगा बच्चे ने। वो कहता है बिजली की कंजम्पशन बच्चों ने गलत कैलकुलेट की थी। इसका मतलब उसमें को पॉइंट था, को बिजली की कंजम्पशन कॉस्ट क्या पॉइंट था उसमें, वो पर आवर थी तो इंटू आवर्स नहीं किया, या प्रोडक्टिव आवर से नहीं किया होगा, वो प्रोडक्टिव के लिए लेनी। हाँ जी बिल्कुल, चले। अच्छा आंसर टैली कर गए जिन्होंने किया था खुद, बट ठीक है थोड़ी बहुत गलतियां होंगी यार, ये पेपर का सवाल है। देखो पेपर के सवाल में कुछ ना होना, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। बाज़ दफ़ा पेपर में भी ये होता है, इतना आसान सवाल तो नहीं आ सकता, इतना आसान सवाल यार इसमें कोई हिडन पॉइंट है, वो लगता है ऐसे, लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं होता और इंसान वो आसान चीज़ को मुश्किल बना रहा होता है अपने लिए, मजबूरी है। आई कैप से आपकी उम्मीदें होती हैं इतने आसान नहीं दे सकता, लेकिन देता है। आई कैप आपके पेपर में ऐसा रखता है 2 से 3 सवाल आपके कानों से धुएं निकालने के लिए काफ़ी होते हैं, और वो सेक्शन बी के होते हैं। सेक्शन ए का सवाल जो भी होगा ना, ये सेक्शन ए में था, पहले 6-7 सवाल 5-6 सवाल सेक्शन ए में होते हैं, फिर 7-8-9 या 8-9-10 ये आखिरी 3 सवाल सेक्शन बी के होते हैं। तो जो सेक्शन ए के सवाल है ना वो नॉर्मली आ रहे हैं आजकल, सेक्शन बी के सवाल आपके कानों से माशाल्लाह चक्कर शक्कर देने के लिए आपको काफ़ी हैं। इसीलिए अगर कोई सेक्शन ए का सवाल है तो उसको आपने इतना ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो के और इतनी टेंशन लेके किया तो ऐसे जो बेसिक बेसिक बातें वो भी गलत हो जाएंगी। तो रिलैक्स होके करें, ठीक है। और गलती हो भी जाए तो कोई नहीं, क्योंकि पेपर का क्वेश्चन है और आप कर ही पेपर का एक एग्जाम्पल तो की थी आपने, 2 एग्जाम्पल, और उसके बाद डायरेक्ट पेपर का सवाल कर लिया, तो ये गलती होना नेचुरल है। इस गलती से डिप्रेस जो हो रहा है वो बेवकूफ़ है। इस गलती से कोई सबक सीख के आप लिख रहे हैं तो वो फिर ठीक है, वो आप अक्ल, वो लर्निंग का प्रोसेस है। आ जाएं जनाब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है आज? 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी ज़रा पुराना सवाल है, ये भी सेम वैसे ही सवाल है जैसा आपने पहले किया है, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें ऑपरेटर मशीन को चलाने वाला, ऑन ऑफ करने वाला जो बंदा था उसकी पेमेंट दी हुई थी, जो कल हमने किया सवाल। आज जो
मशीन को ऑपरेट करने वाला बंदा है ना, उसकी तनख्वाह भी आपने खुद ही कैलकुलेट करनी है। और मशीन चलाने वाला जो ऑपरेटर है उसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं कहते, वो मशीन को चला रहा है, वो ओवरहेड्स में ही आएगा ऑपरेटर की पे। चलें जी, आज ज़रा देखें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएँ। क्वेश्चन नंबर 3 2013 स्प्रिंग का क्वेश्चन है, पास्ट पेपर का, स्प्रिंग 2013 का। डेटा देखें, मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ते रहें। हमने ये क्वेश्चन करना है आज का हमारा एजेंडा क्या है, ये क्वेश्चन करना है, प्लस आगे डिपार्टमेंटल की बेस लिखवाऊंगा। कल नोट्स आप ले लीजिएगा फोटोकॉपियर से आकर, तो फिर कल से पास्ट पेपर की उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। लेकिन वो थोड़ा लेंथी है, उसके 5 स्टेप्स हैं, तो आपको 5 स्टेप पेपर में नहीं आते, या 2 पहले वाले 2 आते हैं या आखिरी 2 आते हैं, दरमियान वाला नहीं आता। तो इसीलिए कल मैं स्टेप्स या आज अभी लिखवा देता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस हम 5 की, उसमें 5 स्टेप्स हैं, इसमें 3 थे और इसमें भी 3 में 2 या पहला ही स्टेप आपने देखें कि आया अभी तक। रेट ही निकलवा रहा है ना उसने, ये ना वो तो, या वो एग्जाम्पल में मैंने कराया, लेकिन उसने तो पास पेपर में तो ये रेट पे ही रहा है कि रेट निकालो भाई, रेट निकालो। हाँ जी, क्वेश्चन 3 पर आए। सबके पास है क्वेश्चन? प्लीज़ ज़रा देखें। वो कहता है क्वेश्चन में कैलकुलेट मशीन आवर रेट निकालें, इंक्लूडिंग उसमें ऑपरेटर की वेजेस भी कैलकुलेट करें। और कौन से डिपार्टमेंट की? मशीनिंग डिपार्टमेंट। तो आपने मशीन आवर रेट का मतलब है FOH का रेट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? बजटेड टोटल FOH कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल मशीन आवर्स। नाम से पता चल रहा है मशीन आवर रेट। डाटा देखें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। कहता है न्यूट्रॉन लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ प्लास्टिक टॉयज। ये खिलौने बनाते हैं, ठीक है, बिजनेस इनका मैन्युफैक्चरिंग है। द कंपनी यूजेस 5 आइडेंटिकल इंजेक्शन मोल्डिंग machines in its machining department which were acquired at a cost of rupees 1 million। जी 5 मशीनें हैं जी इनकी। कितनी है? एक जैसी। और कितनी कॉस्ट पे एक्वायर की थी? वर एक्वायर्ड 1 million ईच नहीं कहा, 1 million ईच नहीं कहा बेटा, तो ये 5 की कॉस्ट है। ईच कह देता फिर वो एक ही कॉस्ट होती, ये 5 की है, इसका मतलब है 2-2 लाख की एक मशीन है। मुझे तो 5 टोटल ही चाहिए। ये कॉस्ट ऑफ एसेट है, इस्तेमाल होगी किस मकसद के लिए? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए। कल भी बताया था। आगे चलो, इस सवाल में नया डाटा कोई नहीं है, सारा पुराना डाटा ही लेके चलना है। ये इस सवाल में वो या आपके जेहन में आ रहा हो कि पहले तो पुराना डाटा नया डाटा था, इसमें कुछ नहीं है, पुराना सारा डाटा है। एग्जिस्टिंग डाटा यूज़ करके रेट निकालना है, कहीं रिवाइज रेट नहीं कहा। कहता है जी क्वेश्चन में दीज मशीन हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर एंड आर मैंड बाय का मतलब है जो ऑपरेटर हैं, कितने ऑपरेटर हैं? 3 डेडिकेटेड ऑपरेटर्स हैं, यानी उस मशीन को चलाने वाले 3 बंदे हैं। मैंड बाय का मतलब है बंदे कितने लगाए हुए हैं? तो 3 है, लाइफ 10 साल है, तो डेप्रिसिएशन निकाल लो, निकालो जरा डेप्रिसिएशन। 1 लाख आती है पर एनम, 1 लाख पर एनम। आगे कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनी रिकॉर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ को हाईलाइट कर लें, सर्कल कर लें। इस पूरे सवाल में डाटा 6 माह का दिया हुआ है। कितने माह का? या तो आप सारे डाटे को साल के लिए कन्वर्ट कर लें, टाइम ज़ाया होगा। मैं बल्कि क्या करूंगा, सारी रकमें जो 6 माह के लिए दी हुई हैं उनको वैसे ही ले लूँगा। अगर कोई रकम साल की हुई उसको 6/12 से मल्टीप्लाई करके, उसको भी या 2 से डिवाइड करके 6 माह में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। पर एनम जो भी रकम है, या तो उसको इंटू 6/12 कर दो या उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ये ऐसे ही बनता है ना, 1/2, 2 से डिवाइड कर दो, 6 माह की रकम आ जाएगी। ठीक है जी, चले आगे। नेक्स्ट क्या कहता है, ये अब 6 माह के आई डाटा दिया हुआ है। कहता है नॉर्मल टाइम अवेलेबल पर मंथ पर ऑपरेटर। जी नॉर्मल टाइम पर मंथ पर ऑपरेटर। एक बंदा जब वो मशीन चलाएगा ऑपरेटर, तो उसके पास जो टाइम अवेलेबल है वो कितना है? 220 घंटे है पर मंथ। अभी चलो पर मंथ पे ही देख लेते हैं, वैसे ऊपर 6 माह का था लेकिन नीचे आके पर मंथ डाटा दिया है। तो अगर मैं आपसे कहूँ पर मंथ नहीं चाहिए, 6 माह का चाहिए, तो क्या करोगे? कितने ऑपरेटर थे?
तो ये तो पर ऑपरेटर दिया है, इनटू 3 कर लेंगे। 6 ऑपरेटर नहीं, ऑपरेटर 3 है, महीने अभी फिलहाल ना करो, रकमें बड़ी हो जाएंगी, फिलहाल अभी ऐसे ही देख लो इसको, पढ़ते हैं देखते हैं। ये असल में घंटे निकालने में इस्तेमाल होगा डाटा, वो जो रेट के नीचे मशीन आवर आने ना घंटे, वो आगे कहता है एब्सेंटिज्म विदाउट पे पर मंथ पर ऑपरेटर। आपके जो वर्कर हैं, ऑपरेटर हैं, वो छुट्टी करते हैं। एब्सेंटिज्म का मतलब है वो बगैर बताए छुट्टी कर जाते हैं, जिस वजह से हम उनकी पे काट लेते हैं। एब्सेंटिज्म विदाउट पे, मशीन छुट्टी नहीं करती, बंदे छुट्टी करते हैं। और विदाउट पे का मतलब है ऐसी छुट्टी जो बताए बगैर हो गई। एब्सेंट में और लीव में फ़र्क ही है क्या? सबको पता है, एब्सेंट बगैर बताए छुट्टी को कहते हैं, और लीव तो बगैर बताए छुट्टी पे इदारे पैसे काटते हैं। यानी विदाउट पे का मतलब क्या है? अगर वर्कर ने छुट्टियां की तो इन छुट्टियों में मशीन भी नहीं चल रही होगी, और इन छुट्टियों के हम उसको पैसे नहीं देंगे। छुट्टी नहीं कर ली, नॉन प्रोडक्टिव टाइम है। ये कौन सा टाइम है? छुट्टी नॉन प्रोडक्टिव टाइम है। टोटल ये ऊपर नॉर्मल में से ये नॉन प्रोडक्टिव माइनस होता जाएगा असल में। आगे लीव विद पे, लीव विद पे का मतलब है वर्कर छुट्टी करेगा, बता के करेगा। जब वर्कर छुट्टी करेगा तो मशीन तो नहीं चल रही होगी, लेकिन उसको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि उसने बता के छुट्टी किया है। ऊपर वाली छुट्टी में और नीचे वाली छुट्टी में मशीन का तो बेड़ा गर्क हो गया। मशीन के लिए ये दोनों छुट्टियां नॉन प्रोडक्टिव हैं, लेकिन एक छुट्टी में वर्कर को पैसे देने हैं और एक में वो जो ये पैसों वाली बात है, ये ऊपर ऑपरेटर की पे निकालते हुए इस्तेमाल होगी। क्या निकालते हुए? अभी आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या करना है, बस आप ये ज़हन में रखें वो आपको नॉन प्रोडक्टिव टाइम बताई जा रहा है। मशीन का टोटल टाइम कितना था पर मंथ पर ऑपरेटर ही देखें तो, या टोटल टाइम कितना था 220 महीने। इसको अगर मैं ज़रा ऐसे तोड़ूं 220 घंटे, अच्छा इसमें से कितना टाइम ज़ाया होगा? अब ये नॉन प्रोडक्टिव टाइम अलग करते जाएं। छुट्टी से टाइम कितना ज़ाया होगा? वर्कर 20 घंटे ये ज़ाया हो गए। बता के छुट्टी की, लीव से कितना टाइम ज़ाया हुआ? 25 घंटे ये ज़ाया हो जाएंगे। ये पर मंथ, इसको अभी छोटी रकमों को लेके चलें, इंटू 6 भी कर सकते थे। और कौन सा टाइम ज़ाया हो रहा है? आइडल टाइम। आइडल टाइम भी ज़ाया हुए टाइम को कहते हैं कि लाइट चली गई कभी कभार मशीन का कोई पुर्जा टूट गया, किसी भी वजह से मशीन नहीं चल पाई, उसको आइडल टाइम कह देते हैं। ये भी नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है। अभी तक अगर आप मेरे सारे सवालों, मेरे क्या पास पेपर में आई कैप के सवालों का निचोड़ निकालें तो नॉन प्रोडक्टिव टाइम किन किन नामों से आया था? मेंटेनेंस टाइम वाज नॉन प्रोडक्टिव, सेटअप टाइम वाज नॉन प्रोडक्टिव। आज वर्कर की छुट्टी वाला टाइम बता के करे तो एब्सेंट, ओ सॉरी बता के करे तो लीव, और बताए बगैर करे तो है, तो टाइम तो ज़ाया हो रहा है ना इदारे का। ये ज़ाया हुआ टाइम है, ये माइनस करने के लिए दिया हुआ है। उसके अलावा मशीन ख़राब हो जाए, लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन कहते हैं, उस सारे को आइडल टाइम कह दें कलेक्टिवली। नेक्स्ट आगे चलें, आगे क्या कहता है? आगे वो कहता है एवरेज लेबर रेट पर आवर। ये वो वेजेस रेट दिया हुआ है। ये नॉन प्रोडक्टिव टाइम की स्टोरी ख़त्म। यानी ये जो आइडल टाइम था, कितना था जी आइडल टाइम? 15 घंटे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मशीन का प्रोडक्टिव टाइम तो बताएं। मशीन का प्रोडक्टिव टाइम था 160 आवर्स पर मंथ पर ऑपरेटर। मशीन का प्रोडक्टिव टाइम कितना था? 160 आवर्स पर मंथ पर ऑपरेटर। अब यहाँ पर बच्चे एक सवाल पूछते हैं, सर ये भी नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, ये भी नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, ये भी नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, ये प्रोडक्टिव टाइम है, रेट के नीचे कौन सा वाला टाइम लेंगे? 160 आवर्स पर मंथ पर ऑपरेटर थे ये। वैसे आपको नीचे तो टोटल लिखना होता है, तो टोटल कैसे आएगा? 160 मल्टीप्लाइड बाय 6 महीने मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑपरेटर। टोटल टाइम लिखना होता है ना, ये तो 1 महीने का है। हमने नीचे जो फॉर्मूला लिखा था वो टोटल होता है। टोटल का मतलब है टोटल साल या जितने महीने के लिए करना है। बात समझ आ रही है?
तो आप इसको नहीं लेंगे सॉल्यूशन के नीचे डिनोमिनेटर में, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, बल्कि 160 घंटे इनटू इससे निकालेंगे 160 घंटे 3 बंदे 6 माह, जो भी आता है मुझे नहीं पता अब क्या आता है। 160 घंटे 3 बंदे 6 माह तक काम करें। 3 बंदे बारी बारी काम नहीं कर रहे होंगे, एट अ टाइम काम कर रहे होंगे, तो आपका कितने घंटों का मशीन पे प्रोडक्टिव टाइम होगा टोटल? 2880। बच्चे समझते हैं 3, ये 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि अगर 3 लोग एट अ टाइम काम कर रहे हो तो वो काम 160 घंटे का काम 480 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपको 3 बंदे एट अ टाइम काम कर रहे हैं। तो ये 2880 क्या आ गया? ये प्रोडक्टिव टाइम है। मेरी बात समझ आ रही है? सबका निकला है ये टाइम प्रोडक्टिव। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ नीचे रेट के नीचे क्या लोगे, तो आप कहेंगे सर जी 2880। ऊपर खर्चे लेने हैं। एक खर्चा अभी तक पता चला है मशीनों का, मशीनों का एक खर्चा पता चला है, लेकिन वो सहाल की बताइए आपने मुझे, हमें कितने माह की चाहिए? 6 माह की। समझ आ रही है? उसके अलावा अभी तक दूसरा खर्चा ऑपरेटर की वेजेस पता चली है। कितनी है वेजेस? 35 रुपए पर आवर पर ऑपरेटर, तो 35 रुपए पर आवर है। अब 35 रुपए पर आवर है तो आवर्स से ज़रब देना है। अब वो आवर्स कैसे निकलेंगे देखें, गौर से समझ लें। 220 घंटे थे, बताओ इस टाइम की पेमेंट देंगे उसको? क्यों? उसने कहा है एब्सेंटी की पेमेंट हम नहीं करते, लिखा हुआ है ना विदाउट पे। तो ये वेजिस कैलकुलेट करने के लिए जब आपको घंटे चाहिए होंगे तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे, ये टाइम। अच्छा, लीव विद पे वाला टाइम जो था, इस टाइम की वेजिस हम उसको पे करेंगे। ये जो आइडल टाइम है इसमें लिखा ही कुछ नहीं, विदाउट पे विद पे कहीं लिखा हुआ है? ये अब मैं आपको बताऊंगा, याद रखें। जब भी लाइट चली जाए तो उसमें वर्कर का फॉल्ट नहीं होता, वो फैक्ट्री में मौजूद था। ये आइडल टाइम का मतलब पता है क्या होता है? वर्कर फैक्ट्री में था, वो काम करने के लिए बैठा था और लाइट नहीं है। आप वर्कर से कहते हैं भाई इस टाइम की तनख्वाह नहीं देनी, तो वो चीखें मारेगा, वो कहेगा भाईजान ले आओ जनरेटर, मैं करनू तैयार हाँ काम, मसला ताड़े एंड दे मेरे ते नहीं। वो क्या कहेगा? मेरी वजह से ये टाइम ज़ाया, ये मेरी वजह से ज़ाया हुआ था ना, बताए बगैर मैंने माफ़ कर दिया आपको, ठीक है, अपना हक छोड़ दिया। ये मैंने बता के छुट्टी की, मिस मैनेजमेंट से बचाया, इस टाइम की पे मुझे मिलेगी। वो कहते हैं हाँ देंगे। इधर वो कहता है मैं फैक्ट्री में मौजूद हूँ और लाइट ही वापडा की तरफ से आई है, वापडा मेरा है। समझ आ रही है? आइडल टाइम किसके फॉल्ट की वजह से होता है? वर्कर के फॉल्ट की वजह से नहीं होता और कंपनी के फॉल्ट की वजह से भी नहीं होता, वो अनकंट्रोलेबल की फैक्टर्स की वजह से होता है। वापडा ना कंपनी के कंट्रोल में है ना वर्कर के कंट्रोल में। मुझे बताओ ना, लाइट चली गई तो वापडा ने तो अपनी मर्जी से अपने स्केड्यूल से लाइट खत्म करनी है, बंद करनी है, या तो आपके पास जनरेटर हो, ठीक है, फिर नहीं होगा। अगर ये आइडल टाइम आ रहा है इसका मतलब आपके इदारे में जनरेटर मौजूद नहीं है। इसी तरह मशीन चलते चलते बंद हो गई, ख़राब हो गई, एक पुर्जा टूट गया उसका, अब वो पुर्जा आने में 3 घंटे लगेंगे, फिर वो मैकेनिक मुरम्मत करेगा 2 घंटे 5 घंटे ज़ाया हो गए। इसमें ना वर्कर का फॉल्ट है, ना मैनेजमेंट का, कंपनी का फॉल्ट है, मशीन है। सब यही कहते हैं चलती है चीज़ तो ख़राब भी होगी। आपने ये फिक्रा घर में भी सुना होगा, चलती है चीज़ तो ख़राब भी होगी। तो अब आप इसको, इसकी पेनल्टी वर्कर को नहीं डालते, ये आपने आइंदा याद रखना है। आइडल टाइम एक ऐसा नॉन प्रोडक्टिव टाइम है जिसमें वर्कर का कसूर नहीं है। वर्कर का कसूर नहीं है तो उसको इस टाइम की पे देनी है। इसका मतलब है हम उसको इस टाइम की भी पे देंगे। अगर आइडल टाइम किस वजह से है? डंडी मारता है, फिर उसको आइडल टाइम नहीं कहते, उसको कहते हैं इनएफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। हमारी कॉस्ट में नाम फिक्स हैं। जब भी वर्कर की डंडी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इनएफिशिएंट वर्कर। जब भी आइडल का लफ्ज बोलेंगे तो उसका मतलब ये है कि वर्कर डंडी नहीं मार रहा, कुदरती तौर पे कोई ऐसा हो गया इवेंट जो वर्कर के फॉल्ट की वजह से नाम फिक्स किए हुए ना। वे देखो बेटा, अब दुनिया के तमाम अकाउंटेंट को पता है
कि एसेट्स क्या हैं। अब हर अकाउंटेंट अगर एसेट का नाम, ये जो नाम एसेट रखा था, अगर एसेट ना हो, मैं अल्लाह को प्यारा हूँगा तो मेरे बाद जो अकाउंटेंट आएगा वो कहेगा ए चीज़ का ना इन्हें पता नहीं की रखे उस्ताद ने। यूनिवर्सल नाम रखने का फ़ायदा क्या होता है, एक बंदा जॉब छोड़ के आ जाता है तो नया बंदा जब आता है ना तो वो टर्मिनोलॉजी की से वाकफियत रखता है, इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी को एक जैसा रखा जाता है। तो आप जैसे अकाउंटिंग में कहते हैं एसेट हर वो चीज़ है जिसका फ्यूचर बेनिफिट हो, जो इदारा जिसको ओन कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो। पढ़ा है ना, हमारे सब्जेक्ट में आइडल टाइम की डेफिनेशन क्या है, अनएक्सपेक्टेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम ड्यू टू अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। हाँ, अगर वर्कर की लापरवाही, सुस्ती, सिगरेट पीनी है और बैठा है और पिए जा रहा है, धुआं फूकी जा रहा है, वो टाइम क्या कहलाएगा, इनएफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, उसको आइडल टाइम नहीं कहेंगे। कई लोग लूज लैंग्वेज में कह देंगे आइडल टाइम ड्यू टू इनएफिशिएंसी, ये मैं मान लूंगा, ठीक है आइडल टाइम ड्यू टू, लेकिन वो अल्फाज का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारी सब्जेक्ट की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें आइडल टाइम से मुराद अनएक्सपेक्टेड, बगैर किसी वजह के, या गाहक ही नहीं थे, वर्कर बैठा हुआ है, कहने ले आओ कम, असि कहने यार इन्हें तो काम ऑर्डर नहीं है, बैठे रहो, तुम जाना नहीं, तुमने घर नहीं जाना क्योंकि कोई भी अर्जेंट काम आ सकता है, तुम बैठे रहो, सिगरेट पीते रहो, कोई मसला नहीं, इदारे के पास ऑर्डर नहीं है। समझ आ रही है? आइडल टाइम की डेफिनेशन क्या है, अनएक्सपेक्टेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम ड्यू टू नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। अगर वो लापरवाही ऑफ द वर्कर या केयरलेसनेस ऑफ द वर्कर की वजह से है तो उसको आइडल टाइम नहीं कहते, उसको बोलते हैं इनएफिशिएंसी। स्लो पेस पे काम करना वो इनएफिशिएंसी है, वो आइडल टाइम नहीं है। ठीक है, पता लग गया? हमारे सब्जेक्ट की टर्म्स है ना, आहिस्ता आहिस्ता आपको वाकफियत होगी। अभी इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज तो सवाल में कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही चीज़ देखना किस टाइम की पे देनी है और किसकी नहीं देनी, यही सवाल में मसला है। और ये बच्चों को पेपर में कंफ्यूज किया था। ज़्यादातर बच्चों ने जैसे ये 2880 घंटे निकाल लिए थे, ज़रा वेजिस को भी इससे कर देंगे तो काम ख़राब है। बेटा इस टाइम की पे नहीं देनी लेकिन इसकी भी देनी है, बता के छुट्टी किया है। इस टाइम की भी पे देनी है और इसकी तो देनी थी, क्या नाम है ये जो 100, वो तो काम कर रहा है ना, काम करने के टाइम की पे नहीं दोगे तो वो तो कहेगा ऐ मेरा हक के। तो ये इसका मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं वर्कर की पे निकालने के लिए 35 रुपए को इंटू कितने घंटे करेंगे, तो इनको छोड़ दो। हाँ आसान है सर जी, टोटल 220 घंटे थे, 20 घंटों की पे नहीं देनी, 200 घंटे पर मंथ पर ऑपरेटर देनी है, तो फिर हमारी जो वर्कर की पे बनेगी वो आ जाएगी। ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं, अभी हल नहीं कर रहे। क्या मुझे बात ये समझानी आ गई आपको? क्या आपको समझ आ गई है? ये मशीन के घंटे थे, मशीन कितने घंटे चलेगी, और मशीन बाज़ दफ़ा नहीं भी चल रही, वर्कर की पे कैलकुलेट हो रही है क्योंकि वर्कर फैक्ट्री प्रीमिसेस पे मौजूद है। तो मशीन के घंटों में और वर्कर के पेमेंट घंटों में यहां थोड़ा सा फर्क है। वर्कर को जो तनख्वाह दी जा रही है इस टाइम के अलावा बाकी सारे टाइम की दी जा रही है, लेकिन मशीन के वो घंटे लेने होते हैं, या मशीन के जो सिर्फ क्या है प्रोडक्टिव हैं। चलें जी आगे, बाकी अब खर्चे सिंपल हैं। और क्या खर्चे हैं जी? अच्छा नीचे क्या दिया हुआ है, कोई बोनस शोनस देना है, क्या देना है? बोनस देना है, जो कि लेबर कॉस्ट आएगी ना 35 रुपए के हिसाब से, जो भी निकालेंगे आप 200 घंटे इंटू जो भी करके, वो फिर मेरा ख्याल है उसका 15% ले लेंगे। फ्यूल एंड पावर 6 माह का दिया हुआ है, छाप लेंगे। इनडायरेक्ट लेबर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। लाइटिंग बिजली का खर्चा 6 माह का, ये सारा डाटा 95,000। जब किसी रकम के साथ पर मंथ नहीं लिखा तो ये फॉर 6 मंथ दिए हुए, तीनों रकमें ऊपर फॉर 6 मंथ बताया ना। नीचे आके अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डिपार्टमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर एनम 6% ऑफ। अब ये तो पर एनम है, तो आप क्या करेंगे, 10 लाख की मशीन थी, 10 लाख का 6% डिवाइडेड बाय 2 कर लो, ऐसे ही आना है। या हाँ 10 लाख का 6%, ज़रा 6/12 भी कर सकते हो। 6 माह की निकालने रकम, ये पर एनम निकला नहीं है। आगे इंश्योरेंस के आगे क्या लिखा हुआ है, 140 पर एनम, इसको ऐसे नहीं ले सकता, 70,000 आ जाएगी। आगे ये लापरवाही से लोग 140 लिख देंगे, पर एनम रकमें नहीं ले रहा मैं, पूरे सवाल में 6 माह की रकमें लेके चलो। आगे सन्ड्री एक्सपेंसेस ये भी ले लेंगे, हाँ जी जो भी है आता है 500 डिवाइड बाय 2 करके। और आखिर में फैक्ट्री उसी डिपार्टमेंट के कोई एडमिन शेडमिन खर्चे हैं,
ये भी फैक्ट्री वाली एडमिन है। 1,20,000 का डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 60 हो जाएगा। समझ आ रहा है? बाकी सबके साथ तो पर एनम नहीं लिखा ना। किसके साथ? इंश्योरेंस और सन्डे एक्सपेंसेस बस पर एनम तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के साथ ही लिखा हुआ है। आगे पढ़ो बेटी, आगे ध्यान से, आगे देखो, ध्यान से सवाल पढ़ना है। 2 आंखें अल्लाह ने तुम्हें दी, 2 तुमने ऊपर लगा ली, 4 आंखें हैं। चश्मे वालों को मैं कहता हूँ 4 आंखें हैं, और 4 आंखें होने के बावजूद गलती कर रहे हो। सवाल के ऊपर पूरी निगाह, उन्होंने कूरो सवाल लो, ताड़ी मेहरबानी बाजी। हाँ जी हो गया, चलो हंसी मजाक की बात ही, लेकिन बेटी वो आगे लिखा हुआ है परिणाम। यही तो उसने आपको तंग किया है, बच्चा खप जाए। वो यार एक में कहीं और परिणाम लिखा हुआ है, दूसरे में उसने आपको सवाल ही फंसाने के चक्कर में कि बच्चा तंग हो, तो यार थोड़ी निगाह इधर उधर कर लो, शायद कोई कुछ ना कुछ दिया हो, ऊपर दिखाओ, नीचे लिखा हो, आमने लिखा हो, सामने लिखा हो, पीछे लिखा हो, कहीं लिखा हो। तो ये आ जाए जी, करें जी सवाल जल्दी से, मैं नहीं लिख रहा। हो गया तो जिन्होंने कर लिया ठीक है, फटाफट करो जल्दी से, छापो। 5 मिनट है, खुद करना है आपने, मैंने नहीं कराना, आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 4 स्प्रिंग 13 का है और पुराना सवाल है लेकिन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर पास पेपर का कौन सा नंबर है? 4। अच्छा, पास पेपर का भी 4 नंबर ही है। अटेम्प्ट लिखिए और उसके आगे ये पेपर का क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन में उसने कहा है 3 है इधर, अच्छा 3 नोट्स का तीसरा है और पास पेपर का चौथा है। उसने हमसे कहा है मशीन आवर रेट निकाले, डिपार्टमेंट का नाम भी बताया हुआ है, तो मैं नहीं लिख रहा, शॉर्ट टाइम बचाओ प्रोग्राम, बजट, ये मैं इसकी स्ट्रक्चर ढांचा पहले बना रहा हूँ रकमों के बगैर। बजटेड टोटल, FOH कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल प्रोडक्टिव मशीन आवर्स, 2 लाइनें छोड़ के वर्किंग 1, बजटेड टोटल प्रोडक्टिव मशीन आवर। बिल्कुल यही वाली चीज़ छाप लेते हैं, ज़रूरी नहीं है टेबल में करो, एरो शेरो जिस तरह कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटते। मैंने सोल्यूशन टेबल में किया है, अभी मैं सोल्यूशन टेबल में नहीं कर रहा। हमारे पास नॉर्मल टाइम था 220 घंटे टोटल पर मंथ पर ऑपरेटर। इसमें से वर्कर की छुट्टी की वजह से नॉन प्रोडक्टिव टाइम लिख लें। नॉन प्रोडक्टिव टाइम किस किस वजह से नॉन प्रोडक्टिव था? वर्कर की एब्सेंटिज्म की वजह से 20 घंटे, अच्छा, और नॉन प्रोडक्टिव टाइम था वर्कर के लीव की वजह से 25 घंटे नॉन प्रोडक्टिव थे। उसके बाद ऑटोमेटिकली कोई लाइट चली गई, ख़राब हो गई मशीन, वर्कर का फॉल्ट नहीं है, कितना था ये? 15 घंटे। इसका मतलब है जो बाकी बचा होगा वो प्रोडक्टिव है, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 220 माइनस 20 माइनस 25 माइनस 15, ये सारे नॉन प्रोडक्टिव थे। पता लग गया? ये एरो शैरो में समझना ज़रा आसान होता है, बाकी वो टेबल फॉर्म में कई बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो 100 पर मंथ पर ऑपरेटर है, लेकिन मुझे यहाँ टोटल चाहिए, तो टोटल करने के लिए क्या करूँगा, नीचे टोटल कर लेता हूँ जी। टोटल कितने आएंगे? टोटल प्रोडक्टिव 160 घंटे पर मंथ है तो इंटू 6 माह, पर ऑपरेटर है तो 3 ऑपरेटर्स के आपने निकाले थे 2880, ये लिख लें जी आके इधर, वर्किंग 1 से 2880 घंटे मशीन के वर्किंग 1 रेफरेंस देके। ये अप्रोच होती है, सिंपल सिस्टमैटिक वे में चलें, घबराहट से नहीं करना। पता लग गया? कल मैंने टेबल फॉर्म में प्लस माइनस किया था, आज मैंने इस तरह कर लिया। जो आसान लगे तरीका वो कर सकते हो। जहाँ कहीं ज़्यादा मुझे ट्विस्ट नज़र आएंगे तो मैं भी, साफ सी बात है, मुझे टेबल शेबल कंफ्यूज कर देते हैं, फिर मैं ये एरो शेरो से ही करूँगा। अच्छा, इसके बाद FOH कॉस्ट निकालनी है, अब वो आपको वर्किंग 2 करनी पड़ेगी। FOH कॉस्ट सारी इंक्लूडिंग वेजिस, तो मैं सारी FOH कॉस्ट कॉपी कर रहा हूँ 6 माह की, ये भी 6 माह की और ये भी 6 माह की है। तो FOH कॉस्ट में तरतीब से कॉपी पेस्ट करते हैं। क्या दिखाना ज़रा प्लीज़ मुझे, मैं कॉपी कर लूँ
सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्वेश्चन की तरह है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6 माह का, तो ये ज़रा अच्छा सवाल है कॉन्सेप्चुअली। जो पहला सवाल कल किया था ना वो थोड़ा आसान था, ये ज़रा अच्छा उससे थोड़ा चक्कर देने वाला है, घंटों में चक्कर देने वाला। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा 10 लाख कॉस्ट है सारी मशीनों की, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, लाइफ 10 साल है, और इंटू 6/12 करो तो 50,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6 माह की। इसके बाद अगला एक्सपेंस पेशे नहीं ले रहा मैं, फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर एक्सपेंस कॉपी करें, जो कॉपी करते जाएंगे इसके नंबर मिलते जाएंगे आपको। 1,18,000 6 माह का है। उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये सब एफओएच में आता है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जी बच्चे, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 1,15,000। नेक्स्ट, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी 90,000 जी बिल्कुल 95,000, ये 6 माह के। अब नीचे साल वाले खर्चे दिए हुए हैं जिनको 6 माह में कन्वर्ट करना है। तो रिपेयर और मेंटेनेंस, हालांकि मैं ये कैलकुलेटर पे जमा कर सकता था, लेकिन आई कैप को आपकी गलती नहीं पता चलेगी, फिर वो सारा ही काट देगा। इस तरह लिखने का फ़ायदा क्या है, जो गलत होगा ना सिर्फ उसके नंबर कटेंगे, बाकी जो सही होता जा रहा है उसके वो देता जाएगा नंबर। अगर मैं ये सारा कुछ कैलकुलेटर पे जमा करके लिख दूं और कह दूं एग्जामिनर खुद ही देखी जाएगा, आप लेवल पाई, वो आपकी गलती ट्रेस नहीं ना कर पाएगा तो नंबर काट देगा वो ज़्यादा। आप उसको नहीं उसको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं और अपने आप को भी। तो ये मशीन की कॉस्ट का 6% लेना है, तो 10 लाख का 6% करेंगे तो ये पर एनम आ जाती है जी, मेरा ख्याल है ये 30,000 30। नेक्स्ट, इंश्योरेंस, हाँ जी इंश्योरेंस कितनी है, 1,40,000 या 2 पे डिवाइड कर दें, मैं इंटू 6/12 कर रहा हूँ, 70,000। नेक्स्ट, सन्ड्री या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, हाँ जी सन्ड्री एक्सपेंसेस 131,800 इंटू 6/12 900। इसके बाद एडमिन, फैक्ट्री के अंदर वाले ही एडमिन खर्चे हैं जी, तो 1,20,000 इंटू 6/12 तो 60,000। इसके बाद रह गया ऑपरेटर की वेजेस, ऑपरेटर की 35 रुपए पर आवर है, मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटर को जो पे मिलनी है वो कौन कौन से घंटों की मिलनी है। मैंने कहा था ऑपरेटर को एब्सेंट टाइम की पे नहीं मिलनी, बस बाकी सारे टाइम की पे देनी है आपने उसको, बाकी सारे टाइम की पे देनी है आपने। तो इसका मतलब है ऑपरेटर को 220 घंटों में से सिर्फ 20 घंटे की नहीं मिलनी, क्योंकि वो बताए बगैर छुट्टी कर गया है, लिखा हुआ है एब्सेंट विदाउट पे। तो 200 घंटों की उसको पे मिलनी है पर मंथ, पर ऑपरेटर है। ये टोटल घंटे निकल आएंगे जिनको पेड आवर्स कह सकते हैं, जितने घंटों की पे देनी है, और 35 रुपए पर आवर रेट है। क्या आता है 1, और इसका 15% बोनस देना है, कोई बोनस शोनस का जिक्र है, 15% देना है 1,26,000 का, 189 टोटल कर लो, टोटल वहाँ फिल करो 74, ठीक है 7488 एग्जैक्ट, ये आंसर है 260 रुपीज़ पर मशीन आवर। जी क्या रिपीट करना है, पूछोगे तो बताएंगे। डेटा समझ नहीं आया इसका? अच्छा, ये आपको समझ आ गया था हैं? ये क्या था, कितने घंटों की पे देनी थी, 25 घंटों की ये
15 घंटे ये और 160 घंटे ये, सबको जमा करो तो क्या बनता है? लेकिन वो 200 घंटे एक माह के थे। मैं सवाल कितने महीने का कर रहा हूँ, तो इंटू 6 करना पड़ेगा। फिर वो एक ऑपरेटर का था डाटा, ये 200 घंटे जो भी थे, फिर इंटू 3 ऑपरेटर करना पड़ेगा। इससे टोटल घंटे निकल आएंगे। ठीक है, तनख्वाह देनी है घंटों की और घंटे टोटल चाहिए। तो 1 घंटे की तनख्वाह 35 रुपये, तो टोटल घंटे, अब वो टोटल घंटे निकालने पड़ेंगे। 20 इंटू 6 इंटू 30, 3 ऑपरेटर, सॉरी 30 नहीं 3 ऑपरेटर। नहीं समझ आ रही। 200 टोटल नहीं थे, 201 बंदे के घंटे थे और 1 महीने के, क्योंकि पढ़ो जरा 220 के आगे लिखा हुआ है पर ऑपरेटर पर मंथ। तो पर जब भी फिर आपको बाद में निकालना है तो इंटू ऑपरेटर भी करना है, इंटू महीने भी करना है। ये किया मैंने। ठीक है, बाकी तो उस पर बोनस निकाला है उसने, इसका कहा हुआ था 15%। चलें जी आगे लिखें, डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम खत्म हो गया, सिंगल रेट सिस्टम खत्म हो गया टॉपिक। किसी का कोई और सवाल है तो पूछ लें, निकाल लो ना, लिख लो जल्दी से, बैठना नहीं। हमारा सिंगल रेट सिस्टम खत्म हो गया, अब हम पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम। बस बेटा आवाज ना आए, खामोश हो जाए बच्चे प्लीज, मैं नहीं चाह रहा डांटना, अब पढ़ना है ना जरा। फिर डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, हमने सिंगल रेट सिस्टम किया था। सिंगल रेट सिस्टम नोट्स नहीं है इसके, कल आप लीजिएगा फोटोकॉपियर से आके, आज बस देखें मेरे साथ देखें। डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, सिंगल रेट सिस्टम और डिपार्टमेंटल। सिंगल रेट सिस्टम में मैंने कहा था 3 स्टेप्स हैं। कितने? पहला स्टेप साल के शुरू का है, साल कह दो चलो, पीरियड के स्टार्ट पे। दूसरा स्टेप आपने ड्यूरिंग द पीरियड फॉलो करना है। तीसरा स्टेप जब साल खत्म हो जाएगा तब। हाँ जी बताओ भाई जवान, पहले स्टेप का क्या नाम था? स्टेप नंबर 1 का क्या नाम था? स्टेप्स तो रटे रुटे होने चाहिए। हाँ जी याद है, पहला स्टेप क्या होता है? बोलना नहीं जी, बोलना नहीं, खामोश रहें जी। पहला स्टेप क्या होता है? चलो वैसे ही बता दो, क्या होता है पहला स्टेप सिंगल रेट सिस्टम में? तो इसको क्या कहते हैं? ये क्या किया आपने? फॉर्मूला लगा के रेट निकाला एफओएच का। सबसे पहले एफओएच का रेट निकालते हैं, फिर उस रेट को यूज करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट में। ठीक है, रेट को यूज, और आखिर में वेरिएंस निकालते हैं। 3 स्टेप्स थे, रेट निकालना, रेट को यूज करना फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, रेट को यूज करना फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा एक्चुअल बिल कैश में देने के बाद वेरिएंस निकालना, फ़र्क निकालना। अभी तक आया ही नहीं फ़र्क कहीं पे भी। पहले स्टेप पे ख़त्म हो गया वो टॉपिक। सवाल देख लिया आपने पास पेपर के। रेट निकालना, क्या पहले स्टेप का क्या नाम है? OAR निकालना। OA ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, पहले स्टेप का नाम है OAR। तो मंडे को आप आएंगे तो आके ज़बानी टेस्ट होगा ऑरली, कि मैंने पूछना है भाई क्या स्टेप्स हैं, क्या फॉर्मूला है, क्या बेस होती है, कब इंटू 100 करते हैं। तो ज़रा पढ़ के आइएगा मंडे को, नोट्स रिवाइज करके आइएगा, और स्टेप बाय स्टेप। और मैंने कहा था टेबल रट्टा लगाना है, कोटा लगाना है वो टेबल। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कौन सा पेज नंबर था वो बताना ज़रा नोट्स में, पेज नंबर कौन सा था? पेज 2। तो आपने पेज 2 को ज़रा बेहतर तरीके से तैयार करके आना है, उस पर स्टेप्स लिखे हुए हैं तीसरे। अच्छा, सिंगल रेट सिस्टम में जब आप रेट निकालते हैं तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं बजटेड एफओएच कॉस्ट, बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो ये सिंगल रेट आ जाता है OAR। सिंगल रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि बेस एक है, या लेबर आवर या मशीन आवर या यूनिट्स, जो भी बेस कह दे। अब डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम सिंगल रेट सिस्टम से कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी बेहतर है। जो लोग भी डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम के फॉलोअर हैं वो एक एतराज़ करते हैं सिंगल रेट सिस्टम पे। वो ये कहते हैं
आजकल के दौर में जो फैक्ट्री हैं उनमें कई तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहां काम लेबर हाथ से कर रही है, मैनुअली काम होता है। एक ही फैक्ट्री है जिसके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहां काम लेबर हाथ से करती है, ऐसे डिपार्टमेंट्स को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। क्या बोलते हैं? वहां ज्यादा काम लेबर कर रही होती है अपने हाथ से, चलो नहीं सारा कर रही, ज्यादा काम लेबर कर रही होती है। बास डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां ज्यादा काम मशीनों के जरिए हो रहा है, वर्कर सिर्फ उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है, ज्यादा काम मशीनों के जरिए होता है। ऐसे डिपार्टमेंट्स को कहा जाता है मशीन इंटेंसिव। क्या कहा जाता है? सिंगल रेट सिस्टम में या तो आप बेस लेते हैं लेबर आवर, या पूरी फैक्ट्री की बेस ले लेते हैं मशीन आवर, तो ये ज्यादती हो जाती है, ये गलत तरीका है। पूरी फैक्ट्री में या तो सारे डिपार्टमेंट लेबर से मेनली काम हो रहा है, फिर ठीक है। पूरी फैक्ट्री में अगर ज़्यादा काम मशीनों से हो रहा है तब भी ये ठीक है। लेकिन अगर आपकी फैक्ट्री में लेबर इंटेंसिव और मशीन इंटेंसिव दोनों तरह के डिपार्टमेंट पाए जाते हैं तो बेटा फिर तो आपके लिए सिंगल रेट को यूज़ करना गलत है, इनकरेक्ट है। मेरी बात समझ आ रही है? यानी सारे खर्चों की एक ही बेस लेना ठीक नहीं है, सारे खर्चों की एक ही बेस लेना ठीक नहीं है। हमने क्या किया था सिंगल रेट में? पूरी फैक्ट्री के खर्चे लिए, उनकी एक ही बेस सेलेक्ट की, या वो बेस लेबर आवर थी ज़्यादातर या मशीन आवर थी या और भी थी, पूरी फैक्ट्री का सिंगल रेट निकाल लिया और इस रेट से ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में क्या कर लिया? डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। रेट निकालने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और दूसरा, प्रोडक्शन कॉस्ट ए की कैसे निकालनी है, बी की, ये आपको पहले ही मैंने बेसिक्स में सिखा दी है। असल में इस चैप्टर में ये रेट निकालना सीखा था और ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब जब आपका डिपार्टमेंटल सिस्टम आएगा तो वहाँ पर आपके पूरी फैक्ट्री के जो ओवरहेड्स होंगे उनके लिए एक बेस सेलेक्ट नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? वजह क्या है? एक बेस क्यों नहीं लेते? फैक्ट्री में सर दो तरह के डिपार्टमेंट्स आना शुरू हो गए हैं आजकल इदारों में। पहले होता था या सारा काम हाथ से, पुरानी 1880, 1900, 1910, 1915 सारा काम या तो हाथ से मैनुअली लेबर करती थी या सारा काम किससे होता था। अब ये मिक्स होता है, कुछ काम लेबर करती है हाथ से मैनुअली, कुछ काम मशीनों से होता है। तो ये अब दो तरह के डिपार्टमेंट हैं, लेबर इंटेंसिव और दूसरे कौन से? मशीन इंटेंसिव। तो अब आपके लिए ये एक बेस यूज करना गलत है, आपकी अकाउंटिंग गलत होगी, ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन गलत होगी प्रोडक्ट्स में। किसी प्रोडक्ट में ओवरहेड कम आ जाएंगे, किसी में ज़्यादा, और ये गलती बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। इसीलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये जो पूरी फैक्ट्री के खर्चे हैं ओवरहेड्स, जो साल के शुरू में आपने पहले भी बजटेड किए थे, आपको इसको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट्स में क्या करना पड़ेगा? डिपार्टमेंट्स में मसलन डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, ये खर्चों को तमाम डिपार्टमेंट्स में तकसीम करना पड़ेगा। और ये तकसीम आपको करेंगे, मैंने कहा ना पूरा चैप्टर तकसीम का ही है काम, तो ये आपको डिपार्टमेंट वाइज तकसीम करना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक शीट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? उस शीट को कहते हैं ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन शीट या एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट। वो यहाँ नहीं बनती थी, यहाँ इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि बेस सिंगल है। अब आपको शीट बनानी पड़ेगी और शीट हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स बताएगी। ये पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड होंगे, ये क्या होंगे? ये डिपार्टमेंट वाइज होंगे। कौन बनाएगा? ये हम लोग अकाउंटेंट बनाएंगे। तकसीम करके जो डिपार्टमेंट वाइज आएंगे इसको क्या बोलेंगे? ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन शीट होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये भी मैं बता दूं कि आपके दो तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। कितनी तरह के? दो तरह के। इसको रोक के फिर यहीं पे दोबारा वापस आते हैं।
इस ये बात ऊपर छोड़ दी बस। आपकी फैक्ट्री में, हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री की, फैक्ट्री में 2 तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। कितनी तरह के? कौन कौन से? हाँ, उससे भी पहले एक चीज़ बतानी है, मशीन इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, उससे पहले भी एक चीज़ मुझे बतानी चाहिए थी, चलो नहीं बताई, दोबारा बता देता हूँ। हमारी फैक्ट्री में 2 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, एक को बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और एक को बोलते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स। क्या बोलते हैं? या सपोर्ट डिपार्टमेंट। दोनों में क्या फ़र्क होता है? जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं ये प्रोडक्ट बनाते हैं, सपोर्ट डिपार्टमेंट प्रोडक्ट नहीं बनाते बल्कि ये इनकी मदद करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर हमारी फैक्ट्री में गारमेंट्स बन रहे हैं, शलवार कमीज बन रही है, बार बार वही मिसाल लेता हूं। एक डिपार्टमेंट है जो कपड़ा काटता है, उसको कहते हैं कटिंग डिपार्टमेंट, वो ये है। फिर एक डिपार्टमेंट है जो कटे हुए कपड़े को सीता है, स्टिचिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन है। फिर एक डिपार्टमेंट है जो कपड़े को वॉश करके धो के प्रेस करता है इस्त्री पे, जो भी उनके पास है, उसे कहते हैं प्रेसिंग या फिनिशिंग डिपार्टमेंट कह दो। चलो क्या कह दो उसको? फिनिशिंग डिपार्टमेंट। वैसे तो हम उसको प्रेसिंग ये वो जो मर्जी नाम दें, लेकिन किताबी नाम है फिनिशिंग। उसके बाद चौथा डिपार्टमेंट उसको लिफाफे में पैक करता है, ऊपर टैग शैग लगाता है, पैकिंग। कितने हो गए? कटिंग ऑफ कपड़ा, स्टिचिंग, फिनिशिंग, क्लीनिंग है वो, और पैकिंग। ये चारों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। जिस मशीन के जरिए आप सीते हैं, बल्कि हमारे घरों में तो कपड़े काटने हो ना तो कैंची होती है, इदारों में कैंची नहीं होती, वो एक कटर होता है पूरा बड़ा सा, उसको रखते हैं, इतनी मोटी तय होती है कपड़े की, समझ लो 500,000 सूट बनाने का जो कपड़ा है ना, तय लगा के रखते हैं और उसको पैटर्न रख के एक ही दफ़ा काट देते हैं। 100, 150, 500 सूटों का कपड़ा एक ही दफ़ा, लेकिन वो पहले तहें लगानी पड़ती हैं आराम से, सीधी थान, जो बड़े बड़े थान होते हैं। बात समझ आ रही है आपको? वो, और वो हमारी आम कैंची से नहीं कट सकते, उसके लिए प्रॉपर कटर होता है, वो टेबल के ऊपर रख के प्रॉपर वो काट देते हैं। पैटर्न भी होता है, गत्ते का पैटर्न होता है, पैटर्न रखा। स्मॉल साइज़ की शलवार कमीज़ काटनी है तो 500 शलवार कमीज़ का कपड़ा रख के रॉ क्लॉथ कटर से काट के बाद में उसको फिर वो स्टिचिंग करेंगे। अब जिस मशीन से आप काट रहे हैं कपड़ा, वो कटर ख़राब हो जाता है। अब जब कटर ख़राब हो गया तो आपकी फैक्ट्री में ही एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है जो कहता है कोई चीज़ ख़राब हो हमारे पास ले आना या हमें बुला लेना, हम सही कर देंगे। उसको बोलते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट या प्लांट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। वो हमारा कौन सा है? वो प्रोडक्ट नहीं बनाता, लेकिन जहाँ कोई मसला पैदा होगा ना प्रोडक्शन में, वो इनको क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है? और सर्विस डिपार्टमेंट हेल्प आउट करता है, असिस्ट करता है। ठीक है? शलवार कमीज बन गई, बनने के बाद उसको चेक किया जाता है, यार ये क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। ऐसे डिपार्टमेंट को भी सपोर्ट या सर्विस डिपार्टमेंट कहते हैं। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट उसका नाम है। क्या नाम है उसका? इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है बेटा, पता लग रहा है आपको? क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, कटिंग डिपार्टमेंट, स्टिचिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट, पैकिंग, ये 4 प्रोडक्शन हो गए। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, और क्या नाम बताया अभी मैंने? जागते रहना, मेरे साथ रहो, इधर उधर नहीं होना। ठीक है? इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। इसी तरह फैक्ट्री में कई दफ़ा कैंटीन होती है कि जब किसी को चाय लेनी है वहाँ जाके ले लो, फ्री। हाँ, खाने पीने के लिए लंच करना है फ्री या सब्सिडाइज। कैंटीन भी एक डिपार्टमेंट ही होता है फैक्ट्री में, तो उसको कैंटीन डिपार्टमेंट कह देते हैं। उसका काम होता है, वर्कर इदारा उसके पैसे उठा रहा होता है, यार ये कैंटीन चलाओ, मुफ्त उनको चाय शाय मिल रही होती है फैक्ट्री स्टाफ को। तो बेटा कैंटीन डिपार्टमेंट इज़ आल्सो अ सर्विस डिपार्टमेंट, बिकॉज वो खाने पीने की, एंटरटेनमेंट की, फूड की नीड को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बात समझ आ रही है आपको? कोई मेहमान भी आ सकता है किसी का, उसको चाय पानी पिलाना है। तो प्रोडक्शन और कौन से? प्रोडक्शन में आगे से 2 थे वो जो मैं पहले बताया हूँ, जहाँ काम वर्कर हाथ से करते हैं, लेबर इंटेंसिव, और दूसरे कौन से होते हैं? मशीन इंटेंसिव। इनमें कोई तकसीम नहीं की जाती। जो लेबर और मशीन इंटेंसिव की तकसीम है वो किन में है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेबर इंटेंसिव और दूसरे कौन से बेटा? मशीन इंटेंसिव। बात समझ आ रही है आपको कि नहीं समझ आ रही? एक दफा ये कटिंग डिपार्टमेंट वाला बताइएगा जरा दोबारा।
कटिंग डिपार्टमेंट कपड़ा काटता है। और इसके अलावा आपने 4 नाम बताए थे ना, तो मेरा एक मिस हो गया। अच्छा वही बेटी कोई भी रख लो, कटिंग, स्टिचिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, जो मर्जी ना रख लो बेटा, वो तो साड़ी घात की गल है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि यही नाम होंगे इदारे में, जितने मर्जी नाम रख लो आप। अच्छा चलो वापस आ जाओ जी। कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होता है जी, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट फैक्ट्री में होता है, वो सेल्स के साथ होता है, सेल के साथ, आफ्टर सेल सर्विस के लिए होता है। सर जी आपको प्रोडक्ट मिली, अच्छी थी? आप कहते हैं हाँ अच्छी थी। तो उसका सेल डिपार्टमेंट होगा ना, सपोर्ट डिपार्टमेंट सेल के साथ होता है। जी सुन लें, हाँ जी इन्होंने एक सवाल पूछा है जो बहुत अच्छा है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट कैसे हो गया प्रोडक्शन में? ये कहते हैं पैकेजिंग या पैकिंग डिपार्टमेंट कैसे हो गया प्रोडक्शन में, ये सवाल पूछा है इन्होंने, कोई जवाब देना चाहे जी। सर हम खाली कपड़ा तो वगैरह दे नहीं सकते हैं कि जो हमने पीटी है उसकी कोई पैकेजिंग वगैरह होगी, तो वैसे ही चीज़ उठा के तो कस्टमर को सेल आउट नहीं कर सकते, कोई प्राइस टैग उसका होगा तो उसके डिपार्टमेंट है, लेकिन ये तो प्रोडक्शन के अंदर नहीं आ रहा, वो उनको असिस्ट कर रहा है कि वो अच्छे से पैक करके वो आगे नहीं मैं बताता हूँ, आप सुन लें ज़रा, जो आपका सवाल था ना उसका जवाब मैं दे देता हूँ। बेटा दो तरह की पैकिंग होती है, एक होती है असेंशियल पैकिंग, एक क्या होती है, एक होती है एक्स्ट्रा पैकिंग। जो असेंशियल पैकिंग होनी है ना, जिससे प्रोडक्ट के ऊपर दाग ना लगे, ख़राब ना हो, उसकी खाने पीने की चीज़ें तो फ्रेशनेस मेंटेन रहे, असेंशियल पैकिंग फैक्ट्री में होती है। असेंशियल पैकिंग के बाद जो एंसिलरी एक्स्ट्रा पैकिंग होगी वो सेल वाले करते हैं। अब आपकी जब शर्ट बनती है ना, तो शर्ट के ऊपर जो बेसिक रैपर होता है वो फैक्ट्री से ही बन के उसके साथ लग के उसमें पैक होके आती है, नहीं तो उसको उठाने में हाथ गंदे लगेंगे। हाँ, जब आप दुकान पे जाके उसे कहते हैं मैंने ये शर्ट लेनी है, वो क्या करता है, आपको उसी शर्ट को एक लिफाफे में टैग उसका वो करता है स्कैन, और आपको एक अलग लिफाफे में डाल के देता है। वो जो लिफाफा होता है जो कि सेल के वक्त वो डाल के देता है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा पैकिंग। आपके जेन में वो पैकिंग चल रही है, वो पैकिंग सेलिंग एंड मार्केटिंग के उसमें ही सेल डिपार्टमेंट के साथ ही होती है, एंसिलरी पैकिंग। मिसाल के तौर पर अब खांसी का शरबत जो है शॉपर में तो नहीं मिलेगा, खांसी खांसी है जी शॉपर में पड़े हुए हैं, खांसी का शरबत बॉटल में ही पैक होगा। अगर बॉटल में पैक नहीं करोगे तो उसकी वो जो एसेंस है या जो उसकी इफेक्टिवनेस है ख़राब होगी। इसको कहते हैं एसेंशियल पैकिंग, ये फैक्ट्री में ही होती है। ठीक है, पता लग गया? जो तुमने सवाल पुट किया है फनकार, अच्छा सवाल है। दो तरह की पैकिंग है, एक एसेंशियल पैकिंग है, वो जो एसेंशियल पैकिंग है वो फैक्ट्री में और वो प्रोडक्शन है। हाँ, इसको बोलते हैं एंसिलरी पैकिंग, एक्स्ट्रा पैकिंग। समझ आ रही है? हाँ, केक जब बन के आता है, अब आप केक्स बेक्स पे चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, वो केक डब्बे में नहीं आता, वो नीचे उसके गता होता है, वो सारे इकट्ठे आप जब जाते हैं तो उसको अलहदा वो डब्बे में पैक करके देते हैं। पॉइंट ऑफ सेल के वक्त जो भी पैकिंग होगी, एंसिलरी पैकिंग, एक्स्ट्रा पैकिंग, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? अच्छा, हम जो बात कर रहे थे, वापस आ जाए, टाइम ख़त्म हो गया। फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, लेबर इंटेंसिव है, और कौन से हैं? तो आपने क्या करना है, ये डायग्राम मुकम्मल करके ऑफ कर रहा हूँ, आपने सारे खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये एक सर्विस डिपार्टमेंट है। आपने खर्चों को सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है, खर्चों को। लेकिन जो एफओएच का रेट होता है ना, ये मैं आखिरी बात करने लगा हूँ, एफओएच का जो रेट होगा वो सर्विस डिपार्टमेंट्स का नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? वो प्रोडक्ट, ये बड़ी की बात है कि आपने ये खर्चों को सब में कर दिया, इनका रेट होना है, इनका रेट होना है, इनका रेट, तो इनके खर्चों को इनमें शिफ्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? शिफ्ट करके इनको छुट्टी करा दी। अब आप समझ लें, इफेक्टिवली आपके खर्चे जो आए ना, वो डिस्ट्रीब्यूट होके सारे के सारे किन में आ गए? प्रोडक्शन में। बच्चे कहते हैं अगर ज़ीरो ही करना था तो किया क्यों? असल में इस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस चेक करनी होती है, ये देखना होता है कितने पैसे लगा रहा है, इसको चलाएं कि बंद कर दें।
बहुत सी मैनेजमेंट ने ना चीज़ें अपने के लिए आपसे ज़रूरत मांगती हैं, तो आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि इसका खर्चे नहीं मैंने लिखा, मैंने तो डायरेक्ट इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया खर्चे। आप उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो एक लॉन्ग रूट पकड़ा है हमने, ताकि इनकी इन्फॉर्मेशन हम दे सकें। सारे खर्चों को सारे डिपार्टमेंट में किया, बाद में इनको ज़ीरो कर दिया। ज़ीरो करने के बाद इसकी बेस सेलेक्ट नहीं होगी। अगर ये मशीन इंटेंसिव है तो इसकी बेस सेलेक्ट होगी मशीन आवर, ये लेबर इंटेंसिव है इसकी बेस क्या सेलेक्ट होगी, इसका अलहदा OAR होगा डिपार्टमेंट 1 का, और इसका एक अलहदा OAR होगा। अगर किसी इदारे में 5 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और 3 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, सर्विस तो ज़ीरो कर देने हैं, रेट्स किन के होंगे, प्रोडक्शन के, और हर डिपार्टमेंट को 1 बाय 1 देखना पड़ेगा लेबर इंटेंसिव है कि जो लेबर इंटेंसिव है उसका लेबर आवर की बेस पे, जो मशीन इंटेंसिव है। अब ये मशीन आवर पूरी फैक्ट्री के नहीं है, वो इसी डिपार्टमेंट में मशीन आवर हैं। ये जो लेबर आवर हैं ये पूरी फैक्ट्री के नहीं होंगे, ये डिपार्टमेंट 2 के ही लेबर आवर हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो दोनों में से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कौन सा है, सिंगल रेट या डिपार्टमेंटल? लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी यही है। आजकल दुनिया में अगर आप कहना डिपार्टमेंटल चल रहा है, नहीं, अभी तक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इसको ही फॉलो करती हैं। वो कहती हैं एडा बंदे रखने पैने ने, एडा कम कौन करे। तो सिंगल रेट सिस्टम इज़ वेरी पॉपुलर अमंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। हाँ, बहुत बड़े इदारे हैं ना जिनके पास पैसा भी बहुत है, स्टाफ भी बहुत है, कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर हैं, वो फिर इसकी तरफ आए हैं। अदरवाइज जो आसान है ना, जो जल्दी आपकी अकाउंटिंग आता है, वो कौन सा है, वो वाला सिंगल वाला। अगर आपसे कोई पूछे सिंगल और उसमें से कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है, तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से सिंगल रेट सिस्टम, बट कॉम्प्रिहेंसिवनेस के हिसाब से डिपार्टमेंटल। अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, कुछ नहीं कराया मैंने, सिर्फ आपको एक अप्रोच दी और एक सोच दी है कि वाई डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम इज प्रेफरेबल ओवर सिंगल रेट सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके हाथ में नोट्स होंगे, फॉर्मूले करा के छाप देंगे। ये काम हमने कल करना है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है और रेट कैसे निकालना है। बस, अल्लाह हाफिज़।